नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ माधुरी तिवारी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे झारखंड की खबरों से, जहां आज झारखंड विधानसभा का 23वां स्थापना दिवस है। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने 2 दिवसीय राज्य स्थापना दिवस कार्यक्रम का दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और विधानसभा अध्यक्ष रविंद्र नाथ महतो उपस्थित रहे। राज्य स्थापना दिवस के मौके पर विधायक रामचंद्र चंद्रवंशी को उत्कृष्ट विधायक सम्मान से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में पहुंचने पर राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। समारोह में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्यपाल को पौधा देकर स्वागत किया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और विधानसभा अध्यक्ष रविंद्र नाथ महतो का स्वागत किया गया। राज्य स्थापना दिवस समारोह में मंच पर उपस्थित सभी अतिथियों का पौधा और अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए झारखंड विधानसभा अध्यक्ष रविंद्र नाथ महतो ने कहा कि कार्यपालिका अपने विधायी कार्यों के लिए जिम्मेवार रहे। संसदीय लोकतंत्र में ऐसी व्यवस्था बनाई गई है कि जनप्रतिनिधि निरंकुश नहीं बन सकता। विधानसभा अध्यक्ष ने अपने संबोधन में सरना धर्म कोड का जिक्र भी किया। समारोह को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी संबोधित किया। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष ने राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को सम्मानित किया। कार्यक्रम में संयुक्त सचिव झारखंड विधानसभा मिथिलेश कुमार मिश्रा को उत्कृष्ट कर्मी के रूप में एवं अवर सचिव विष्णु पासवान को सभा सचिवालय के कार्य को निष्ठापूर्वक संपन्न कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की वजह से सम्मानित किया गया। नियाज अहमद प्रशाखा पदाधिकारी को भी सम्मानित किया गया। नीलेश कुमार सिंह विशाखा पदाधिकारी को निष्ठापूर्वक कार्य के लिए सम्मानित किया गया। वहीं तपस कुमार यादव माइकल लकड़ा को सभा सचिवालय कर्मी के रूप में उत्कृष्ट कार्यों के लिए सम्मानित किया गया। ये राज्य का सबसे बड़ा पंचायत है। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा से भी ऊपर ये महापंचायत है। जाति, धर्म, वर्ग और पूरे झारखंड के लिए सिर्फ आम जन ही नहीं बल्कि इस राज्य के जल, जंगल, जमीन, यहां के जीव जंतुओं के लिए भी यह महापंचायत है। यहां पर कार्य योजना सिर्फ आम जनों के लिए ही नहीं, उनके बारे में जो चर्चाएं होती हैं और नीतियां बनती है, यहां से भी कई विधेयक पारित किए जाते हैं। उसमें आम लोगों के साथ साथ राज्य के जीव जंतुओं के लिए भी विचार विमर्श होता है। तो इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभाओं की महत्ता क्या है। निश्चित रूप से आज जो भी यहां पहुंचते हैं, हजारों लाखों लोग मिलकर अपना एक प्रतिनिधित्व इन जगहों पर भेजते हैं, काफी आशा उम्मीद के साथ। यहां तक कि आपको ऐसे निर्णय भी यहां से करने पड़ते हैं, ऐसे विचारों को भी रखना पड़ता है जिनकी आवाजें जो ना बोल सकते हों, ना आपके साथ रहते हों, उनकी भी आपको आवाज बननी पड़ती है। मैं बधाई देना चाहूंगी विधानसभा कर्मियों को, तमाम विधायकों को और हमारे माननीय विधानसभा अध्यक्ष श्री रविंद्रनाथ महतो जी को, जिन्होंने बहुत ही कुशलतापूर्वक संचालन किया और कर भी रहे हैं। बिना बायस हुए जिस तरह से वो विधानसभा का संचालन करते हैं, सब कोई उनको बहुत सम्मान देता है। और ये जो भव्य आयोजन है, पिछली बार भी हमने देखा, बड़ा ही भव्य आयोजन था और हम उम्मीद करेंगे कि आने वाले समय में भी वो फिर से बने विधानसभा अध्यक्ष, ताकि झारखंड राज्य का काम हो। और मैं यही निवेदन करूंगी सत्ता पक्ष और विपक्ष के माननीय विधायकों से कि आप लोग राज्य हित में अनावश्यक विरोध ना करें। जो अच्छे मुद्दे हैं, जो राज्य हित में है, उन्हें आने दिया जाए। आज मंच से भी हमारे माननीय मंत्री जी ने कहा कि कई बार विरोध से विरोध जताने के लिए किया जाता है कि हाँ विपक्ष में है विरोध करना, ऐसा नहीं होना चाहिए।
तो वहीं रांची आए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि गितारी, पगान और चुटिया पावर हाउस चौक पर फ्लाईओवर बनेगा। इसके लिए उन्होंने डीआरएम जसवीत सिंह पिंद्रा को 15 दिनों के अंदर स्थल का निरीक्षण कर एस्टीमेट भेजने के निर्देश दिए। साथ ही कहा कि प्रस्ताव मिलने के 40 दिनों के अंदर काम शुरू करा देंगे। वही बातें रेल मंत्री अश्विनी ने रांची रेलवे स्टेशन पर पत्रकारों से कही। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने रेलवे को अत्याधुनिक बनाने का बीड़ा उठाया है। झारखंड के संदर्भ में कहा कि वर्ष 2014 में पहले यूपीए की सरकार रेलवे के विकास के लिए 2800 करोड़ देती थी। पीएम मोदी जी ने झारखंड में रेलवे के विकास के लिए 5271 करोड़ दिए हैं। उन्होंने कहा कि झारखंड में रेलवे के विकास पर कुल 43,211 करोड़ निवेश होगा और उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से आह्वान किया है कि वह प्रधानमंत्री की बातों को सुने और सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास और सबका प्रयास के तहत सहयोग करें। रेल मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री झारखंड के सभी नौजवानों का भविष्य बनाना चाहते हैं। इसमें राजनीतिक बाधा नहीं होनी चाहिए। झारखंड के सभी जिलों से लोग प्रतिदिन 50 से अधिक पत्र मुख्यमंत्री को लिखें कि विकास में आप भी मदद करें। सांसद संजय सेठ के नेतृत्व में रेल मंत्री का स्वागत किया गया। उन्होंने रेल मंत्री को एक आग्रह पत्र भी सौंपा, जिसमें रांची स्टेशन का नाम बिरसा मुंडा के नाम पर करने और उनकी प्रतिमा लगाने की बात कही गई है। झारखंड बनाने का सपना रेलवे से चालू हो रहा है। 5,271 करोड़ नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। 5,271 करोड़ रेलवे के लिए, झारखंड के लिए नरेंद्र मोदी जी डेवलपमेंट के लिए दे रहे हैं। काम उसी अनुपात में काम हो रहा है, उसी अनुपात में काम भी हो रहा है। देखो साथियों, झारखंड में कुल मिला के रेलवे का इन्वेस्टमेंट, झारखंड में कुल मिला के आज की तारीख में रेलवे का इन्वेस्टमेंट होने वाला है 43,211 करोड़, 43,211 करोड़ रुपए, 43,211 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट झारखंड में रेलवे के द्वारा होगा। तो वहीं झारखंड के बोकारो जिला अंतर्गत चास थाना क्षेत्र के नदुआ थान में पेड़ की टहनी में से 16 वर्षीय विमल कुमार नाम के किशोर का शव पुलिस ने बरामद किया। शव को पुलिस अपने कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है, जहां शव पुलिस को मिला है। उसके ठीक सामने उसके पिता काम करते हैं। मां ने पिता पर ही हत्या का आरोप लगाया है, जबकि पिता ने हत्या से इनकार किया। पुलिस ने मौके से नशे का सामान भी बरामद किया है। बोकारो जिले में एक बार फिर से होमगार्ड बहाली प्रक्रिया शुरू की गई है। पूर्व में ये बहाली प्रक्रिया शुरू हुई थी, लेकिन इस पर रोक लग गई थी। आज सेक्टर 4 स्थित मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम में बहाली प्रक्रिया शुरू की गई। आज पहले दिन नावाटी प्रखंड के अभ्यर्थी इसमें भाग ले रहे हैं। आज कुल 1000 अभ्यर्थियों के शामिल होने की संभावना है। 700 अभ्यर्थी इसमें शामिल हो चुके हैं। बहाली प्रक्रिया में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का उपयोग किया जा रहा है। साथ ही सीसीटीवी की निगरानी में ये प्रक्रिया चल रही है। दौड़, शारीरिक जांच, लॉन्ग जंप और हाई जंप के बाद लिखित परीक्षा ली जा रही है। सफल अभ्यर्थियों की सूची डीसी और एसपी को सौंप दी जाएगी। नावाडी प्रखंड का आज है शारीरिक और लिखित जांच परीक्षा, जिसमें अभी 3 बैच हो चुका है। तीसरा बैच ये महिलाओं का बैच है। और जैसा कि आप देख रहे होंगे कि सबसे पहले दौड़ की प्रक्रिया है, उसमें सफलता के उपरांत उनका शारीरिक मापजोख होगा। उसके बाद हाई जंप, फिर उसके बाद लॉन्ग जंप, फिर गोला फेंक और लास्ट में लिखित परीक्षा। और इन सभी जो इवेंट्स है, उसका जो परीक्षा फल होगा वो शाम को ही गोपनीय रिपोर्ट चला जाएगा डीसी महोदय और एसपी महोदय के पास। दौड़ में हम लोगों ने चिप का इस्तेमाल किया है, जिसमें उस अभ्यर्थी को कितना राउंड उसने दौड़ा है, कितना समय लगा है, ये तमाम मिली सेकंड तक एक्यूरेट आ जाता है। तो इससे पारदर्शिता बनी रहती है। इसके साथ ही सीसीटीवी जितने इवेंट्स है उसके लिए सीसीटीवी का भी प्रयोग किया जा रहा है और वीडियोग्राफी का भी प्रयोग किया जा रहा है, ताकि पारदर्शिता में कहीं कोई कमी न रहे।
रुक करेंगे मध्य प्रदेश की खबरों का, जहां भोपाल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, नरेंद्र सिंह तोमर भाजपा कार्यालय पहुंचे और बैठक के बाद वीडी शर्मा ने कहा कि काउंटिंग और अन्य तैयारियों को लेकर चर्चा हुई है। राहुल गांधी ने पीएम मोदी के लिए जो शब्दों का प्रयोग किया उससे वह अपनी मंद बुद्धि को सामने लाई हैं। 130 करोड़ जनता का अपमान किया है। देश के अंदर कांग्रेस निस्तानपूत हो रही है। दिग्विजय सिंह पर हुई एफआईआर को लेकर बोले, कानून क्या दिग्विजय सिंह की जेब में है? कानून का क्या वह पालन नहीं करेंगे? मैं तो कहूंगा और धाराएं लगनी चाहिए। लोगों को भड़काया, प्रशासन ने उन्हें धरना कैसे देने दिया? काउंटिंग के लिए ट्रेनिंग दी गई, काउंटिंग एजेंट तैनात रहेंगे। क्यों नहीं एफआईआर होगी? क्यों नहीं होगी? क्या कानून दिग्विजय सिंह जी की जेब में है? क्या वो इतने बड़े आदमी हो गए कि कानून का पालन नहीं करेंगे? प्रदेश के 10 साल मुख्यमंत्री रहे। एक झूठे अपराध के पंजीबद्ध होने पर आपको लगता था कि आपका गुंडेइज्म, आपकी दादागिरी चलेगी? आचार संहिता का उल्लंघन किया, वहां लोगों को भड़काया। मैं तो कहता हूं और धारा लगनी चाहिए इनके ऊपर कि आपने लोगों को प्रवोक किया मारने के लिए, और झूठे पंजीबद्ध प्रकरण पर आपने वकालत की जाकर बिना किसी अनुमति के आपने धरना दिया। कानून अपना काम कर रहा है, कानून किसी के हाथ में नहीं है, कानून अपने से काम करता है। प्रशासन ने जो काम किया है, बल्कि मेरा तो आरोप था कि प्रशासन ने उनको धरना कैसे देने दिया। मेडिकल बैठक लेके आया हूं, अनुमति लेकर के, तो इसलिए उन्होंने कानून का घोर उल्लंघन किया, प्रशासन ने कार्रवाई की। वहीं दतिया के ग्राम भागौर में अंगूरी नदी में कार्तिक स्नान करने गई 5 महिलाएं पानी के तेज बहाव में बह गईं। इस हादसे में एक 16 साल की नाबालिग 21 वर्षीय लड़की की मौत हो गई। बाकी सभी को सुरक्षित निकाल लिया गया है। वहीं सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुट गई है। घटना बुधवार सुबह 7:30 बजे की है। मृतकों की पहचान साक्षी पाल और कौमिश के रूप में हुई। करीब 200 महिलाएं पता नहीं, हमें तो बच्ची ने ये बताया कि हम एक बच्ची आगे जा रही थी पालकी, जो खत्म हो गई, और हम पीछे से बेच चले गए। तो हम तो ऐसे ऐसे हाथ करके और उलझाने लगा के हमने तो खज्जर पकड़ी। सो एक अपनी परिवार की थी, सुबह ने जल्दी दड़िया लाई, सुबह ने बचा ली। दिल्ली से जम्मू कटरा तक बनने वाली एक्सप्रेसवे को लेकर जहां एक तरफ निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ स्थानों पर भूमि अधिग्रहण को लेकर किसान और प्रशासन आमने सामने हैं। ताजा मामला कपूरथला के गांव कोट करार का है, जहां पर किसानों ने आरोप लगाया कि हाईवे को लेकर भूमि अधिग्रहण के लिए जमीन के बदले दिए जाने वाले मुआवजे की रकम को लेकर सहमति न बनने के बाद प्रशासन ने पुलिस बल के साथ उनकी करीब 50 से 60 एकड़ की जमीन, जिस पर आलू की फसल उगी है, उसको बर्बाद कर दिया। किसानों का आरोप है कि मुआवजा देने के लिए एक तरह की चीजें नहीं बनाई गई हैं। उनके साथ वाले गांव को करीब 60 लाख रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवजा दिया गया, जबकि उनको यही मुआवजा 17 लाख रुपए दिया जा रहा है, जिसका वह विरोध करते हैं, अपनी जमीन का कब्जा नहीं दे रहे हैं। जिसके बाद प्रशासन ने पुलिस का सहारा लेकर उनके फसलें बर्बाद की हैं। मौके पर पहुंचे किसान यूनियन ने इस कार्रवाई को गलत बताया और कहा, पहले तो सरकार उनके फसल का मुआवजा दे और फिर मुआवजे की रकम को बाकी गांव के बराबर तय करे, नहीं तो वह संघर्ष को मजबूर होंगे। जी ये देखो चोरी ना धक्के नाल सवेरे 4 वजे आ गए ये अपना मतलब कि अपना कब्जा करन। ये दिने आउंदे है ना, इन्हां मतलब कोई डर सी इस करके ये आए। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰੋਕਣਗੇ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਨੇ ਚੁੰਨੀਆਂ ਲਾਈਆਂ, ਸਾਨੂੰ 10 ਜਣੀਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਡੰਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੂਰ ਸਿੱਟਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਚੁੰਨੀ ਲਾ ਕੇ ਮਾਰੀ ਮੇਰੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਸੀਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ 10 ਜਣੇ ਨੇ ਫੜ ਕੇ ਰੋਕਿਆ। ਇਹ ਦੀਦੀ ਨਾਲ ਸੀਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਸੀਗੇ। ਮਤਲਬ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ 10-10 ਜਣੀਆਂ ਇੱਕ ਜਣੇ ਨੂੰ ਪੈ ਗਈਆਂ। ਦੱਸੋ ਹੁਣ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਸਾਡਾ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਚੁੰਨੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਫੋਨ ਖੋਲੇ। ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਸਾਡੇ ਫੋਨ ਖੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਸਾਡੇ ਫੋਨ ਖੋਲੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਨਾਲੇ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹਾਂਜੀ ਨਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸਾ ਸੀਗਾ, ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਮਿਲਿਆ। ਇਹ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਸਵੇਰੇ 4 ਵਜੇ ਆਏ, ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਆਏ ਨਾ, ਦਿਨੇ ਆਉਂਦੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸਾਰੇ। स्पष्टवादिता, सौम्य व्यवहार और उच्च व्यक्तित्व के धनी सरगुजा के महाराज और छत्तीसगढ़ के प्रथम उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने एपीएन से खास चर्चा की है। उन्होंने बड़ी बेबाकी से सवालों का जवाब देते हुए विभिन्न विषयों पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अब की बार 75 पार, ये जो कांग्रेस का नारा है,
इसे इस चुनाव में हासिल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने भी पूरे जोर शोर के साथ चुनाव लड़ा है और मैं हमेशा से कहता हुआ आया हूं कि भाजपा को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। कांग्रेस की सरकार बनने पर सीएम कौन बनेगा, इस सवाल का भी सिंहदेव ने जवाब दिया। राष्ट्रीय न्यूज चैनल एपीएन में आपका स्वागत है। मैं पीयूष मिश्रा, रायपुर छत्तीसगढ़ से। जिस शख्सियत से आपको रूबरू करा रहे हैं वो परिचय के मोहताज नहीं है। छत्तीसगढ़ के प्रथम उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव जी। हम उनसे पूछेंगे कि जो आकलन सर्वे रिपोर्ट में आ रहा है या जो पार्टी के अंदरूनी सर्वे में हुआ है, क्या अब की बार 75 पार का जो नारा कांग्रेस ने दिया है उसमें सफलता कांग्रेस प्राप्त कर पा रही है? लक्ष्य ऊंचा नहीं रखिएगा तो मैदान में कैसे उतरिएगा। आदमी ये कह के थोड़ा ना चुनाव लड़ेगा कि हम हारने वाले। तो स्वाभाविक है कि आदमी टारगेट ऊंचा रखता है, अच्छा बड़ा टारगेट रखता है ताकि हम वहां तक पहुंचने की कोशिश करें। तो 75 सीट आएगी, मुझे नहीं लगता कि 75 सीट आएगी, लेकिन गवर्नमेंट बनेगी ये तय। कितना रेशो मारते हैं? 55 से ऊपर, 55 सीट कम से कम। महिलाएं जागरूक हुई हैं, उनका सहयोग कांग्रेस को भरपूर मिलेगा। आपने रसोई गैस के लिए उनके लिए सुविधाएं दी, आपने बिजली बिल के लिए उनके लिए सुविधाएं दी, आपने 15,000 महीने की सुविधाएं दी, आपने स्व सहायता समूह के ऋण की बात की, आपने स्व सहायता समूह को बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास किया। मुख्यमंत्री कौन होगा? भूपेश बघेल अभी मुख्यमंत्री हैं और जॉइंट लीडरशिप में उनकी अगुवाई में हमने चुनाव लड़ा, तो पहला चॉइस तो वही रहे। पूर्ण बहुमत की बात कर रहे हैं, टीएस बाबा जी की क्या पोजीशन रहेगी? मैं निश्चित रूप से मंत्रिमंडल का सदस्य होना चाहूंगा। मुख्यमंत्री हाईकमान आपकी इच्छा हमेशा रहेंगे। इच्छा क्यों नहीं रखेगा, लेकिन अगर मुख्यमंत्री रहते हुए, भूपेश भाई के मुख्यमंत्री रहते हुए हम चुनाव जीतते हैं तो पहला नंबर उनका विचार में क्यों नहीं होगा। आप सीरीज जीते तो चेंज क्यों करोगे आप कप्तान? कुल मिला के साफ तौर पे बाबा साहब का कहना है कि ऑपरेशन लोटस चलने की उम्मीद भी है अगर टाई होता है तो। दूसरी बात, मुख्यमंत्री की बात करने पे साफ गोही के साथ उन्होंने कहा कि जिसके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया है उसकी प्राथमिकता पहले होती है। मैं मंत्रिमंडल का सदस्य बनूंगा, ये निश्चित तौर पे तय है। आगे आने वाली 3 तारीख को ये पता चलेगा कि कांग्रेस की सरकार पूर्ण बहुमत के साथ बनती है या नहीं। कैमरा पर्सन अमृतेश्वर सिंह के साथ पीयूष मिश्रा, रायपुर। तो वहीं आदिवासी बहुल राज्य छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले के कुनकुरी विधानसभा सीट राजनीति के मैदान में अहम भूमिका रखती है। 5 साल पहले इस सीट पर कांग्रेस पार्टी और भाजपा के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिला था। इस साल चुनावों में मौसम में दोनों ही पार्टी के लिए कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए 7 और 17 नवंबर को वोट डाले जा चुके हैं। वहीं मतों की गिनती 3 दिसंबर को होगी। जशपुर जिले की कुनकुरी विधानसभा सीट के सियासी इतिहास में नजर डाले तो साल 2018 के चुनाव में यहां से कांग्रेस पार्टी ने जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार के चुनाव में कुनकुरी विधानसभा सीट भारतीय जनता पार्टी के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था, इस बार जशपुर जिले की लाल विष्णुदेव साय को कुनकुरी का विधायक बनाने के लिए कहा। उन्होंने कहा, मैं उनको मुख्यमंत्री बनाऊंगा। टीएस सिंहदेव को लेकर विष्णुदेव साय ने कहा, जिस सत्ता को पाने के लिए राजा महाराजा को कुर्सी का लालच देकर अपमानित करने वाली पार्टी विकास हित में काम नहीं कर सकती, वो केवल भ्रष्टाचार की नीति में ही काम कर सकती है। देखिए, छत्तीसगढ़ में 2 चरण में विधानसभा का चुनाव संपन्न हुआ और पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रति जनता का रुझान बहुत अच्छा है। हम लोग अधिकांश सीट जीतकर छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना रहे हैं। वरिष्ठ कांग्रेस नेता एवं मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार विनोद शर्मा ने राजीव भवन में पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि विधानसभा चुनाव से ठीक पहले 25 मई 2013 को छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा पर कथित नक्सली हमला हुआ था। इस हमले में कांग्रेस के तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष नंद कुमार पटेल, बस्तर टाइगर कहे जाने वाले महेंद्र कर्मा, पूर्व केंद्रीय मंत्री विद्याचरण शुक्ला, पूर्व विधायक उदय मुदलियार सहित कुल 32 लोग शहीद हो गए थे। ये लोकतंत्र के इतिहास का सबसे बड़ा राजनीतिक हत्याकांड था।
इस हत्याकांड की जांच कर रही एजेंसी एनआईए ने इस घटना की जांच की थी, लेकिन एजेंसी ने ये जांच नहीं की थी। इस हत्याकांड का षड्यंत्र किसने रचा था, ये सिर्फ नक्सली हमला था या इसके पीछे राजनीतिक षड्यंत्र भी था। वहीं झीरम घाटी नक्सली हमले में छत्तीसगढ़ पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। इस हमले की जांच कर रही केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। अब इस मामले की जांच छत्तीसगढ़ पुलिस कर सकेगी, राज्य सरकार इस मामले की जांच करा सकेगी। इस फैसले के बाद सीएम भूपेश बघेल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट कर लिखा कि झीरम कांड पर माननीय सुप्रीम कोर्ट का आज का फैसला छत्तीसगढ़ के लिए न्याय का दरवाजा खोलने जैसा है। झीरम कांड दुनिया की लोकतंत्र का सबसे बड़ा राजनीतिक हत्याकांड था। इसमें हमने दिग्गज कांग्रेस नेताओं सहित 32 लोगों को खोया था। कहने को एनआईए ने इसकी जांच को एक आयोग ने भी जांच की, लेकिन इसके पीछे के वृहत राजनीतिक षड्यंत्र की जांच किसी ने नहीं की। तो छत्तीसगढ़ की महिलाओं ने मोदी की गारंटी पर भरोसा जताया। पत्रकारों से वार्ता के दौरान वरिष्ठ भाजपा विधायक और पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि मतदान में महिलाओं के वोटिंग प्रतिशत से साफ हो गया है कि महिलाओं को महतारी वंदन के तहत 12,000 रुपए प्रति वर्ष, 500 रुपए में गैस सिलेंडर, बेटी होने पर 1.5 लाख रुपए, 10 लाख तक का मुफ्त इलाज। वहीं इसके अलावा विभिन्न मोदी की गारंटी पसंद आई है। महिलाओं ने उस पर भरोसा जताया है। बृजमोहन अग्रवाल का कहना है कि भाजपा छत्तीसगढ़ में बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। वहीं कांग्रेस द्वारा अपने प्रत्याशियों से प्रमाण पत्र लेने पर बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि भूपेश बघेल की बॉडी लैंग्वेज बता रही है कि कांग्रेस को हार का डर सता रहा है। उसकी समीक्षा के लिए ये प्रयास किए जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी छत्तीसगढ़ महतारी कोई नई नहीं है। छत्तीसगढ़ महतारी की जय हम आज से नहीं लगा रहे हैं, पिछले 40 सालों से लगा रहे हैं। कांग्रेस तो खाली छत्तीसगढ़ महतारी का उपयोग राजनीति के लिए करती है। छत्तीसगढ़ महतारी जिस दिन सुजलाम होगी, सुफलाम होगी, यहाँ पर अच्छा स्वास्थ्य व्यवस्था होगी, अच्छी शिक्षा व्यवस्था होगी, यहाँ के नौजवानों को रोजगार मिलेगा, यहाँ की बच्चियों का जीवन सुरक्षित होगा, उस दिन छत्तीसगढ़ महतारी खुश होगी। तो खाली भूपेश बघेल जी और उनकी पार्टी जो है वो छत्तीसगढ़ महतारी का नाम लेकर भ्रष्टाचार करना, अपना पेट भरना, कांग्रेसियों को फलवित पुष्पित करना, उनका उद्देश्य छत्तीसगढ़ महतारी को फलवित पुष्पित करना नहीं है। उनका उद्देश्य है कांग्रेस, कांग्रेसी और कांग्रेस के आला कमान जो है उनको खुश करना। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।